अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ओल्ड मैन एंड द सी बुक के चौथे एपिसोड को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। खूब चबा चबा कर खाओ, उसने सोचा, और उसका सारा रस निचोड़ लो। अगर मेरे पास सब्जी या जर्द नींबू या नमक होता तो खाने में कुछ लुत्फ आ जाता। हाथ, अब तुम्हारा क्या हाल है? उसने ईठन ज़दा हाथ से, जो लाश की मानद अकड़ा हुआ था, पूछा। तुम्हारी खातिर मैं कुछ और खा लेता हूँ। उसने कतीले का दूसरा टुकड़ा उठाया। उसने कतीले के दो टुकड़ों में तकसीम किया, मुंह में रखा। उसने उसे सहज सहज चबाया और बची कुची जिल्द बाहर थूक दी। हाथ, अब कैसी गुजर रही है? या अभी पूछने का वक्त नहीं आया? उसने दूसरा सालम कतीला उठाया और उसे चबाने लगा। ये बड़ी ताकतवर और खालसुल नस्ल मछली है, उसने सोचा। मैं खुशकिस्मत था कि डॉल्फिन की बजाय ये मिल गई। डॉल्फिन कुछ ज्यादा ही मिठासदार होती है। इसमें मिठास शायद नाम की भी नहीं होती, और अभी इसमें उसकी सारी कुवत मौजूद है। आदमी को अमली होना चाहिए, किसी दूसरी चीज की कोई मायने नहीं निकलती। उसने सोचा, काश मेरे पास नमक होता। जो कतीले बच गए थे, इन्हें धूप खुश्क कर देगी या गला सड़ा देगी, मुझे कुछ मालूम नहीं। चुनाचा बेहतर यही होगा कि मैं सारे के सारे खा लूं, हालांकि मुझे भूख नहीं है। इधर मछली पुरसुकून है और उसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। मैं ये सारे कतीले खा लूंगा और फिर मैं तैयार हो जाऊंगा। हाथ, तुम्हारा सब्र तहम्मुल से काम लो, उसने कहा। मैं ये तुम्हारी खातिर ही खा रहा हूँ। काश मैं मछली को कुछ खिला पाता, उसने सोचा। ये मेरी बहन है, लेकिन मुझे उसे हलाक करना होगा, और इस मकसद के लिए मुझे अपनी तवानाई बरकरार रखनी होगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता और पूरी ईमानदारी से बेचारों की शक्ल के तमाम कतीले अपने पेट में उतार लिए। वो पतलून पर हाथ साफ करते करते सीधा खड़ा हो गया। हाथ, अब तुम रस्सी छोड़ सकते हो, उसने कहा, और जब तक तुम अहमकाना हरकतों से बाज नहीं आओगे, मैं उसके साथ दायां हाथ से निपटता रहूंगा। उसने बायां पांव वजनी रस्सी पर रखा, जो बायां हाथ थाम रहा था, रख दिया। वो लेट गया और रस्सी का दबाव अपनी कमर पर बर्दाश्त करने लगा। खुदा करे कि इस ईंधन से मेरी जान छूट जाए, उसने कहा, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं कि ये मछली क्या करेगी, लेकिन वो पुरसकून मालूम होती है, उसने सोचा, और अपने मंसूबे पर अमल कर रही है। लेकिन उसका मंसूबा क्या है और मेरा मंसूबा क्या है? क्योंकि उसकी जिसामत इतनी बड़ी है, मुझे उसे मौका महल के मुताबिक घड़ना पड़ेगा। अगर उसने अचानक छलांग लगा दी, मैं उसे हलाक कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये सीधा पानी के नीचे घुसी रही, फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा और ता कयामत उसके साथ ठहरा रहूंगा। वो अपनी ईठन ज़दा हाथ अपनी पतलून पर रगड़ते और उंगलियां मुलायम बनाने की कोशिश करने लगा, मगर जूं की तूं अकड़ी रही। हो सकता है जब धूप निकले ये खिल जाएं, उसने सोचा। हो सकता है ये तब खिलें जब टूना का मकवी गोश्त हजम हो जाए। अगर इस हाथ की अकड़नत खत्म ना हुई, फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वहाँ मुझे इसकी कितनी ही भारी कीमत अदा क्यों ना करनी हो, क्योंकि अभी मैं अपने बुरोज नहीं खोलना चाहता। उसे मौका दो कि अपने आप खुल जाए और अपनी मर्जी से अपनी असली हालत पर वापिस आ जाए। आखिर रात के दौरान मैं जब मुख्तलिफ डोरों को छोड़ना और बांधना जरूरी हो गया, मैं उसको बेजा इस्तेमाल करता रहूंगा। उसने समंदर पर इधर उधर नजर दौड़ाई और वो समझ गया कि अब कितना तनहा था। लेकिन इस तारीक गहरे पानी में तैफ डोर जो आगे ही आगे खींची जा रही थी, और पुरसुकून सतह पर अजीबो गरीब किस्म की लहर और खत नजर आ रहे थे। अब बादल इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये इस अम्र की अलामत थी कि बादे मुराद चलने वाली है। उसने अपने सामने नजर डाली। उसे आसमान के बिलमुकाबल पानी के ऊपर जंगली मुर्गियों के झुंड मुख्तलिफ शक्ल बनाते नजर आए। कभी ये शक्लें धुंधली पड़ जाती और कभी दोबारा नमूदार हो जाती। वो समझ गया कि समंदर में इंसान कभी तन्हा नहीं होता। फिर उसके ध्यान में बाज वो लोग आए
जो अगर किसी छोटी कश्ती पर सवार होते और जमीन उनकी निगाहों से ओझल हो जाती, उन पर खौफ तारी हो जाता और वो समझ गया कि जिन महीनों में मौसम अचानक खराब हो जाता है, उनमें उनका ये रवैया सही होता है। मगर अब तो तूफान के महीने शुरू हो चुके थे, और उन महीनों के जिन अयाम में तूफान नहीं आते, वो साल के बेहतरीन जमाना होता है। अगर तूफान बाद की आमद आमद हो और आप समंदर में हो, तो आपको हमेशा दिनों पहले आसमान पर उसके आसार नजर आ जाते हैं। उसने सोचा, अगर आप साहिल पर हों, फिर आपको ये आसार दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता कि आपने क्या तलाश करना है। खुश्की बादल की शक्ल सूरत में लाजमी फर्क पैदा कर देती है, लेकिन अब तो किसी किस्म की तूफान का कोई इम्कान नहीं। उसने आसमान पर नजर डाली। उसे वहां घटाओं के बादल दिखाई दिए। यूं मालूम हो रहा था जैसे वहां किसी ने बामुरब्बत आइसक्रीम की ऊपर नीचे तह जमा दी हो। इन तहों की बहुत ऊपर सितंबर की बुलंद बाला फलक पर तराशे फूलों के बारीक बारीक कंतरें तेज तेज फिरती मालूम होती। लाइट ब्रिशा उसके मुंह से निकला। मछली, तुम्हारी निस्बत मौसम मेरे लिए ज्यादा साजगार है। उसका बायां हाथ अभी तक अकड़ा हुआ था, लेकिन वो उसे आहिस्ता आहिस्ता खोलने में कामयाब हो रहा था। मुझे ईंधन से नफरत है, उसने सोचा। वो अपने जिस्म के साथ बेवफाई है। अगर आदमी को दूसरों की मौजूदगी में अफूनत ज़दा खुराक के जहर से असहाल की शिकायत हो जाए और उसे उल्टियां आना शुरू हो जाए, तो वो उसे अपनी सख्त तजलील महसूस करता है। लेकिन ईंधन, वो उसे ईंधन नहीं, क्लैम्बर तस्वर करते हैं। इस पर तो आदमी, खास तौर पर जब वो अकेला हो, खुद अपनी निगाहों में जलील हो जाता है। अगर लड़का मेरे साथ होता तो वो मेरी कलाई से नीचे तक उसकी मालिश कर देता और यूं उसे नरम बना देता, उसने सोचा। खैर कोई बात नहीं, ये ढीला हो जाएगा। फिर बेशतर इसके कि उसे डोर पानी में झोंक खाते नजर आती। उसके दाएं हाथ को महसूस हुआ कि डोर जिस तरह पानी में खिंच रही थी, उसमें कुछ फर्क आ गया है। वो होशियार हो गया। फिर जब वो डोर के मुखालिफ सिमत में झुका और उसने अपना बायां हाथ अपनी रान पर फेरते हुए जोर जोर से मारा, उसे एहसास हुआ कि डोर आहिस्ता आहिस्ता बल खा रही है और ऊपर आ रही है। वो ऊपर आ रही है। उसने कहा, अब तो आ जाओ, अभी आ जाओ। डोर धीरे धीरे और पुर इस्तकलाल अंदाज से ऊपर उठने लगी। फिर कश्ती के आगे सतह समुंदर पर उभार नमदार हुआ और मछली बाहर आ गई। वो पूरी की पूरी बाहर आ गई थी और उसके पहलू से पानी नुचड़ रहा था। धूप में उसका जिस्म तमतमा रहा था। उसके सर और कमर की रंगत गहरी और अर्गवानी थी, और धूप में उसके पहलू की धारियां अरीज और गुलाबी दिखाई दे रही थी। उसके ऊपर के गलफड़े बेसबॉल के बल्ले जितने लंबे और ऊपर की तरफ सिमटे सिमटे बिल्कुल कटार की शक्ल इख्तियार कर गए थे। वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ बरामद हुई और फिर किसी मुश्ताक गोता जन की तरह धीरज से दोबारा अंदर चली गई। बूढ़े ने उसकी दरांती नुमा अजीम दुम को पानी में गायब होते देखा और डोर बर्क रफ्तारी से खींची जाने लगी। उसकी लंबाई कश्ती से 2 फुट ज्यादा है। बूढ़े ने कहा। डोर तेज रफ्तारी लेकिन पुर इस्तकलाल अंदाज से खींची जा रही थी, लेकिन मछली कतन हरासा नहीं थी। बूढ़े ने दोनों हाथों से डोर थाम रखी थी। उसकी कोशिश थी कि डोर नुक्ता शिकस्त तक ना पहुंच पाए। वो जानता था कि अगर उसने साबित कदमी से दबाव कायम रखते हुए मछली की रफ्तार सुस्त ना की, तो सारी डोर खिंच जाएगी और हो सकता है कि टूट भी जाए। ये अजीम मछली है और मुझे इसे कायल करना होगा, उसने सोचा। मुझे इसे इतना मौका ही नहीं देना है कि उसे मालूम हो सके कि मैं कितनी ताकतवर हूँ, और ये कि वो डोर को तोड़ने की कोशिश करे तो वो डोर को तोड़ भी सकती है। अगर उसकी जगह मैं होता, तो मैं हर चीज दांव पर लगा देता और इस वक्त तक न दम लेता जब तक कि कुछ न कुछ टूट ना जाए। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि ये इतनी ज़हीन नहीं जितने के हम हैं जो इन्हें हलाक करते हैं।
البتہ وہ ہم سے کہیں زیادہ شریف الطبع اور ہوشیار ہے۔ بوڑھے نے لاتعداد جسیم مچھلیاں دیکھی تھیں۔ ان میں سے بعض وہ تھی جن میں سے ہر ایک کا وزن 1000 پاؤنڈ سے زیادہ تھا، اور اپنی زندگی میں اس نے اس جسامت کی 2 پکڑی تھی، لیکن ان دونوں موقع پر کبھی تنہا نہیں تھا۔ لیکن اب وہ تنہا تھا اور خشکی سے اتنا دور کہ وہ نظر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ جسیم ترین مچھلی پھانس چکا تھا۔ اس نے اتنی جسیم مچھلی نہ کبھی پکڑی تھی اور نہ سنی تھی، اور اس کا بایاں ہاتھ اتنا سخت تھا جیسے ہاتھ نہ ہو، کسی عقاب کا پنجہ ہو۔ یہ ایٹھن برحال چاہتی رہے گی، اس نے سوچا۔ یقیناً یہ میرے دائیں ہاتھ کی مدد کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 چیزیں میرے بہن بھائی ہیں، مچھلی اور میرے دونوں ہاتھ۔ اسے لازماً ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اسے اکڑنا زیب نہیں دیتا۔ مچھلی دوبارہ سست پڑ گئی اور اپنی معمول کی رفتار پر چلی گئی۔ حیرت ہے کہ اس نے جست کیوں لگائی، بوڑھے نے سوچا۔ یہ تقریباً اس انداز سے اچھلی تھی جیسے مجھے جتانا چاہتی ہو کہ وہ کتنی جسیم ہے۔ بہرحال مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ کاش میں اسے دکھا سکتا کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں، لیکن پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ میرا ہاتھ تو اکڑا ہوا ہے۔ اسے یہی سوچنے دو کہ میں اتنا زیادہ قوی، دلیر اور حوصلہ مند ہوں کہ جتنا میں دراصل ہوں نہیں، اور میں ظاہر بھی یہی کرتا ہوں۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے صرف عزم اور ذہانت کے مقابلے میں اس کے پاس سب کچھ ہے، میری خواہش ہے کہ کاش میں مچھلی ہوتا۔ اس نے لکڑی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آرام سے بیٹھ گیا۔ اسے جو بھی تکلیف ہو رہی تھی وہ شکوہ شکایت کیے بغیر اسے چھیل رہا تھا۔ مچھلی استقلال سے تیرتی رہی اور کشتی تاریک پانی میں آہستہ آہستہ چلتی گئی۔ پرواز چلنے لگی تھی اور سطح سمندر پر چھوٹے موٹے لہر اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ جب سورج نصف النہار پر پہنچا، اس کے ہاتھ کی ایٹھن جاتی رہی۔ مچھلی، تمہارے لیے بری خبر ہے، اس نے کہا، اور اس نے بوری پر جو اس کے کندھے کے ارد گرد لپٹی ہوئی تھی ڈور کا مقام تبدیل کر دیا۔ وہ آرام دہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اور اگرچہ اسے تکلیف ہو رہی تھی لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، اس نے کہا، لیکن میں 10 مرتبہ یا مقدس باب یا مریم کا ورد کروں گا کہ میں مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو میں مریم کے مجسمے کی زیارت کرنے جاؤں گا۔ وہ مشینی انداز سے اپنا وطینہ پڑھ رہا تھا۔ بعض اوقات وہ اتنا تھک جاتا کہ اسے دعا کے الفاظ یاد نہ رہتے، اور وہ پھر انہیں اتنی تیزی سے دہراتا کہ بھولے ہوئے الفاظ اپنے آپ یاد آ جاتے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مقدس باپ کی جگہ یا مریم کہنا زیادہ آسان ہے۔ یا مریم، تم سراپا فضل و کرم ہو، خداوند تمہارے ساتھ ہے، خواتین میں تم بابرکت اور تمہارا رحم کا پھل ہے۔ یسوع مسیح بابرکت ہے۔ مریم مقدس، مادر خداوند، اب بھی ہم گناہ گار کے حق میں دعا کرو، اور اس وقت بھی جب موت ہمارے سر پر کھڑی ہو۔ آمین۔ پھر اس نے مزید کہا، بابرکت مریم، بے شک یہ مچھلی بہت نفیس ہے، اس کی موت کی دعا کرو۔ اگرچہ اس کی تکلیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ جب وہ دعا مانگ چکا اور پہلے کی نسبت کہیں بہتر محسوس کرنے لگا، اس نے اگواڑے کے چوبی تختے کے ساتھ ٹیک لگائی اور مشینی انداز سے اپنے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ہلانے لگا۔ اگرچہ ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی تھی، دھوپ کی حدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دوبالے کے اوپر جو چھوٹی ڈور تھی، مجھے اس کے اوپر مزید چارہ لگا دینا چاہیے، اس نے کہا۔ اگر مچھلی نے مزید ایک رات ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مجھے دوبارہ کچھ کھانے کی حاجت محسوس ہوگی، اور بوتل میں پانی خاصا کم ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں مجھے ایک آدھ ڈولفن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اگر میں اسے تازہ تازہ کھا لوں، اس کا ذائقہ اتنا خراب نہیں ہوگا۔ کاش میں کوئی ماہی پرندہ آج کشتی پر آ جائے، لیکن میرے پاس کوئی روشنی تو ہے نہیں۔
तो वो मेरी तरफ खींचे चले आएंगे। अगरचा मछली कच्ची खानी हो, फिर माही परिंदा नफीस चीज है और मुझे उसे चीरने की जरूरत भी नहीं होगी। यसू मसीह, मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी जसीम है, लेकिन उसकी तमाम तर जिसामत और अजमत के बावजूद मैं उसे हलाक करूंगा, उसने सोचा। हालांकि ये नाइंसाफी है, उसने सोचा, लेकिन मैं उससे जताऊंगा कि आदमी क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता है। मैंने लड़के को बता दिया था कि मैं अजीबोगरीब किस्म का बूढ़ा हूँ। उसने कहा, अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपना कौल सही साबित कर दिखाऊं। वो 1000 मर्तबा इसे सही साबित कर चुका था, लेकिन उसके नजदीक ये बेईमानी था। अब वो फिर उसे साबित कर रहा था, क्योंकि जब भी इस किस्म की सूरत हाल पेश आती वो उसे नई चीजें समझाता था, और ऐसे वक्त वह माजी के मुतल्लिक कतन नहीं सोचता था। काश वो सो जाए ताकि मैं भी सो सकूं और बब्बर शेरों के मुतल्लिक ख्वाब देख सकूं, उसने सोचा। लेकिन मेरे पास ये बब्बर शेर ही क्यों बड़ी चीज रह गए हैं। बड़े मियाँ मत सोचो, उसने अपने आप से कहा। अब 24 तख्ते के साथ टेक लगाओ, भले मानसों की तरह आराम करो और किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। वो अपने काम में मसरूफ है, तुम कम से कम काम करो। सूरज ढलने लगा और कश्ती अभी तक आहिस्ता आहिस्ता और एक ही रफ्तार से चली जा रही थी, लेकिन परवाह की वजह से मजीद दबाव पड़ने लगा था। समंदर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी और बूढ़ा धीरे धीरे उसके साथ बहता जा रहा था। अपनी कमर पर रस्सी चुभने से उसे जो तकलीफ पहुंच रही थी वो उसे बआसानी और पुरसुकून अंदाज से बर्दाश्त कर सकता था। दोपहर के दौरान में रस्सी दोबारा ऊपर उठने लगी, लेकिन मछली निस्बतन जरा ऊंची सतह पर तैरती रही हो। धूप बूढ़े के बाएं बाजू, कंधे और पुश्त पर पड़ने लगी। चुनाचा उसे अंदाजा हो गया कि मछली शुमाल से जरा मशरिक की जानी मुड़ गई है। अब जबकि वो मछली को एक मर्तबा देख चुका था, वो अपने जहन में ये तस्वर बांध सकता था कि वो अपने अर्गवानी सदरी पंखों के साथ, जो उसने परिंदों के परों की मानद फैलाए हुए थे, किस तरह तैर रही होगी। उसकी दुम सीधी खड़ी होगी और वो अंधेरे में पानी को चीरती जा रही होगी। मैं जानना चाहूंगा कि गहराई के अंदर उसकी निगाह कहाँ तक देख सकती है, बूढ़े ने सोचा। उसकी आंख जनीम है, उसके मुकाबले में घोड़े की आंख कहीं छोटी है और वो अंधेरे में देख सकता है। एक वक्त हुआ करता था मैं भी अंधेरे में अच्छी तरह देख लिया करता था, मतलब अंधेरे में तो नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्ली देखती है। धूप और उंगलियों को मुसलसल हिलाए जाने के सबब अब उसके बाएं हाथ की ईठन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उसने रस्सी का दबाव ज्यादातर उसकी तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी कमर के पट्टों को जरा झटका दिया ताकि रस्सी उसे जहां चुभ रही थी उसे वहां से जरा परे हटा सके। मछली, अगर तुम थकी नहीं, उसने बाआवाज़े बुलंद कहा, तुम इंतहाई अजीबो गरीब चीज हो। अब उसे बहुत ज्यादा थकावट महसूस होने लगी। वो जानता था कि अन करीब अंधेरा छा जाएगा और वो दूसरी बातों के मुतालिक सोचने की कोशिश करने लगा। वो बेसबॉल की बड़ी लीगों के मुतालिक कयास आराई करने लगा। उसके नजदीक वो ग्रेन लीगैस थी, जो उसे मालूम था कि न्यूयॉर्क के यांकों का डेट्रॉइट के टाइगर से मुकाबला हो रहा है। दूसरा दिन हो गया और मुझे जैगोस के नतायज का कोई इल्म नहीं, उसने सोचा। लेकिन मुझे एतमाद होना चाहिए और मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अजीम दी माजियो की शान में बटा लगे। अजीम दी माजियो वो आदमी है कि उसे बेशक एड़ी के बोन सुपर की वजह से दर्द महसूस हो, वो अपना काम का मल्ला सही तरीके से करता है। लेकिन ये बोन सुपर होता क्या है, उसने अपने आप से पूछा। हमें ये शिकायत नहीं होती, क्या उसे इतनी ही तकलीफ होती है जितनी आदमी अपनी एड़ी में लड़ाकर मुर्गी की टांग के काटने के चुभने की वजह से महसूस करता है।
मैं नहीं समझता कि मैं इस किस्म की तकलीफ बर्दाश्त कर पाऊंगा, या मुर्गों की तरह कि ख्वामख्वाह अपनी आंख जाती रहे। ख्वाह दोनों ही चली जाएं, लड़ाई जारी रखो। जसीम परिंदे और दरिंदे के मुकाबले में इंसान की कोई हैसियत नहीं। फिर भी मैं इसकी तरह समंदर की तारीख में दरिंदा बनने को तरजीह दूंगा। जब तक शार्कें नहीं आती, उसने बावाज़े बुलंद कहा। अगर शार्कें आ गई, फिर मेरा उसका खुदा ही हाफिज है। तुम्हें यकीन है कि अजीम दिमागियो किसी मछली के साथ इतनी तवील मुद्दत तक मुकीम रह सकेगा जितना अरसा कि मैं इस मछली के साथ ठहरा हूंगा? उसने सोचा, मुझे यकीन है कि वो रह सकेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो नौजवान है और बड़ा तगड़ा है। उसका बाप भी मछेरा था। लेकिन ये सवाल है कि बोन सुपरा से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची होगी। मुझे नहीं मालूम, उसने बावाज़े बुलंद कहा। मुझे बोन सुपोर की कभी तकलीफ ही नहीं हुई। जब सूरज गरूब हो गया, उसने अपने आप में मजीद एतमाद पैदा करने के लिए वो वक्त याद किया जब उसने कासाब्लांका के एक मैख़ाने में सुनफुगोस के एक जसीम हबशी के साथ, जो गोदियों में काम करने वाले इश्तिहास में ताकतवर तरीन शख्स था, पंजा आजमाई का मुकाबला किया। वो दोनों मेज पर चाक की लकीर पर पूरा दिन और पूरी रात अपनी कोहनियां टिकाए बैठे रहे। उनकी कलाइयां सीधी खड़ी थी। उनके हाथ में एक दूसरे की मजबूती से अपनी अपनी गिरफ्त में ले रखा था। हर एक की कोशिश थी कि वो दूसरे के हाथ नीचे मेज पर छू दे। खूं खूं शर्तें लगी। लोग मिट्टी के तेल की रोशनी में कमरे से अंधेरा बाहर आते जाते रहे, और वो हबशी का बाजू, हाथ और चेहरे को बगौर जायजा लेता रहा। पहले 8 घंटों के बाद रेफरी तब्दील हो गया। फिर वो 4-4 घंटों के बाद तब्दील होने लगे ताकि उन्हें सोने का मौका मिल सके। उसके अपने और हबशी के हाथ के नाखूनों से खून रसने लगा। वो एक दूसरों की आंखों में झांकते और अपने अपने हाथ और कलाइयों को बगौर देखते रहे। शर्त लगाने वाले कभी कमरे से बाहर निकल जाते और कभी अंदर आ जाते। वो दीवार के साथ ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाते और अपनी निगाहें उन पर गाड़ देते। दीवारें चौबी थी और उन पर जगमगाता नीला रंग फेरा हुआ था। लैंपों की रोशनी में उनके सह दीवार पर पड़ रहे थे। हबशी का साया किसी देव का साया मालूम होता था, चूंकि हल्की हल्की हवा चल रही थी और उसमें लैंपों की रोशनी लहरा रही थी। चुनाचा हबशी का साया भी लहराता हुआ दिखाई देता। सारी रात शर्तों का भाव किसी एक की और फिर किसी दूसरे के हक में तब्दील हो जाता। वो हबशी को रम पिलाते और उस सिगरेट सुलगाते। रम चढ़ने के बाद हबशी फिर पूरे अंदाज से जोर लगाता और एक बार तो उसने बूढ़े को, जो उस जमाने में बूढ़ा नहीं था, 3 इंच पीछे सिरका दिया। फिर बूढ़े ने दोबारा अपना हाथ यूं सीधा गाड़ दिया कि अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इस वक्त उसे यकीन हो गया कि वो हबशी को, जो नफीस आदमी और अजीम एथलीट था, शिकस्त से दो चार कर देगा। जब सुबह तलो हुई, शर्त लगाने वालों ने इसरार करना शुरू कर दिया कि मुकाबला बराबर करार दिया जाए, लेकिन रेफरी ने अपनी सर नफी में हिलाया। बूढ़े ने अपने आखिरी जोर लगाया और उसने हबशी के हाथ को नीचे, मजीद नीचे दबाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो मेज से टिक कर लग गया। मुकाबला इतवार की सुबह शुरू हुआ था और सोमवार की सुबह खत्म हुआ। बेशतर शर्तें लगाने वालों ने मुकाबले को बराबर करार देने का मुतालबा किया था, क्योंकि इन्हें जहाज पर चीनी की बोरियां लादना और हवाना कंपनी में काम करने जाना था। वरना हर शख्स का जी चाहता था कि मुकाबला मंतकी इंजाम तक पहुंचे, लेकिन बेशतर इसके कि कोई अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए रवाना होता। उसने किसी न किसी तरह इसे एहतताम तक पहुंचा दिया। उसके बाद काफी अरसे तक लोग उसे चैंपियन कहते रहे और मौसम बहार में दोबारा मुकाबला हुआ, लेकिन अब की दाव पर कोई ज्यादा रकम न लगाई गई। और चूंकि वो पहले मुकाबले में सनफोगोस के हबशी के एतमाद को जर कर चुका था, उसने दूसरा मुकाबला आसानी से जीत लिया। उसके बाद उसने चंद और मुकाबले किए और फिर यह सिलसिला खत्म हो गया।
اس نے سوچا کہ اگر اس کے مقابلے کی خواہش کچھ زیادہ ہی جوش مارے وہ بآسانی ہر کسی کو شکست دے سکتا ہے۔ پھر اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر وہ اسی طرح مقابلہ کرتا رہا تو اس کا دایاں ہاتھ خراب ہو جائے گا اور اسے مچھلیاں پکڑنے میں دشواری پیش آئے گی۔ اس نے بائیں ہاتھ سے چند ایک پریکٹسی مقابلے کیے لیکن اس کا بایاں ہاتھ ازلی غدار تھا۔ وہ جو کچھ اس سے مقابلہ کرتا وہ پورا نہیں کر پاتا اور یوں اسے اس پر اعتبار نہیں تھا۔ اب وہ دھوپ میں اچھی طرح سوکھ جائے گا، اس نے سوچا، اور اگر یہ رات کو کچھ زیادہ ہی سرد نہ ہو گیا میں اسے دوبارہ اکڑنے نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں گا کہ آج کی رات میرے لیے کیا لائے گی۔ ایک طیارہ اس کے سر کے اوپر سے گزرا، یہ میامی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس کے سائے کو ماہی پرندے میں ہلچل مچاتے دیکھا۔ ماہی پرندے کی یہ کثیر تعداد اس امر کی علامت ہے کہ یہاں کہیں ڈولفن ہوگی، اس نے کہا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس کی اپنی مچھلی پر توقف حاصل کرنے کا کوئی موقع یا امکان، وہ اپنی ڈور پر پچھلی جانب جھکا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈور اس طرح سخت رہی اور اس پر پانی کے قطرے لرزتے رہے جس طرح کہ اس سے ٹوٹنے سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ کشتی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہی۔ وہ انہماک سے طیارے کی جانب دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ طیارے کے اندر عجیب عجیب احساسات پیدا ہوتے ہوں گے، اس نے سوچا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنی بلندی سے سمندر کیسا نظر آتا ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ بلندی پر پرواز نہ کرے ہوں، انہیں مچھلی نظر آ جاتی ہیں۔ وہ 200 فیدم بلندی پر بہت آہستہ آہستہ پرواز کرنا پسند کروں گا اور وہاں سے مچھلیاں دیکھنا چاہوں گا۔ میں کچھوے پکڑنے والی کشتیوں کے مدصول کے اوپر ڈنڈوں پر چڑھ جاتا تھا اور اتنی سی بلندی سے بھی بہت کچھ دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہاں سے ڈولفن معمول سے زیادہ مزید دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی دھاریں اور ارغوانی دھبے بھی نظر آ جاتے ہیں، اور جب وہ تیرتی ہیں ان کا پورا ارغوانی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ ان تمام مچھلیوں کی جو تاریک آبی روح میں بے حد تیرتی ہیں اور ایک عام طور پر ان کے اجسام کی دھاریں اور دھبے ارغوانی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ ڈولفن زمری نظر آتی ہے کیونکہ وہ در حقیقت سنہری ہوتی ہے، لیکن جب اسے صحیح معنوں میں بھوک ستاتی ہے اور وہ خوراک کی تلاش میں نکلتی ہے، اس کے جسم پر اسی قسم کے ارغوانی دھاریاں دکھائی دیتی ہیں جیسے مارلن کی ہوتی ہیں۔ کیا یہ غصے کے باعث ہوتا ہے یا اس کے باعث کہ اس کی رفتار تیز ہے؟ اندھیرا چھانے سے ذرا قبل وہ گلف اسٹریم کی گھاس کے جو پرسکون پانی پر اس طرح ہانپتی اور لہرا رہی تھی جیسے سمندر زدہ کمبل کے نیچے کسی چیز سے احتلال کر رہا ہو، خاصے وسیع اور ایز خطے کے قریب سے گزرے۔ اس کی چھوٹی دو ڈولفن کے منہ میں پھنس گئی۔ اس نے اسے پہلی مرتبہ تب دیکھا جب اس نے فضا میں جست لگائی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں اس کا رنگ خالص سنہری تھا۔ وہ فضا میں دوہری ہوئی اور مجنونانہ انداز سے پھڑپڑا رہی تھی۔ اپنی خوف کی قلابازیوں میں وہ بار بار چھلانگیں لگا رہی تھی۔ وہ بچتا بچاتا دپالے کی طرف بڑھا۔ وہاں اس نے اپنا جسم سکیڑا، نیچے جھکا، بڑی ڈور اپنے بائیں ہاتھ اور بازو سے تھامی اور دائیں ہاتھ سے ڈولفن اوپر کھینچنے لگا۔ جو ڈور اوپر آئی اور اسے اپنے برہنہ ہاتھ پاؤں کے نیچے دبایا۔ جب مچھلی دبالے کے قریب پہنچی وہ مایوسی کے عالم میں اوپر نیچے اچھلے اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے چوبی تختے کے دائیں بائیں ٹکرانے لگی۔ بوڑھے دوبالے کے اوپر جھکا اور اس نے تابا اور رخشا سنہری مچھلی کو جس کے جسم کے ارغوانی جتیاں تھیں اوپر اٹھایا۔ وہ تیزی سے بار بار کاٹنے پر منہ مار رہی تھی اور اس کے جبڑے یوں حرکت کر رہے تھے جیسے ان پر تشریح کی کیفیت طاری ہوئی ہو۔ وہ اپنے لمبے چپٹے جسم اور دم کے سرے کے ساتھ کشتی کے فرق کو دھنائی کر رہی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ بوڑھے نے اس کے درخشاں سنہری سر کو اپنے ڈنڈے سے اچھی طرح پیٹ نہ ڈالا۔ تب یہ کچکچائی اور ٹھنڈی ہو گئی۔